अब आज की कहानी पर आते हैं। हम सभी बचपन से तमाम किताबें पढ़ते हैं, किताबों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे खतरनाक किताब के बारे में सुना है? एक ऐसी किताब जो आज भी रहस्य है, करीब 700 साल के बाद भी रहस्य है। एक ऐसी किताब जिसे दुनिया में कहा जाता है कि शायद शैतान की सबसे बड़ी किताब है। एक ऐसी किताब जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जिसके पास आया उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया, वो पागल हो गया या फिर उसकी जान चली गई। एक ऐसी किताब जिसमें लिखे हुए अक्षर, कई जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा कि जब उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया तो वो अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आए और उन अक्षरों में शोले थे, आग से लिपटी हुई थी और आग लगे हुए थे उन अक्षरों में, उस शब्दों में, उन हरफों पे। तो ये इस किताब की कहानी है और ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है, क्योंकि ये किताब आज भी इसी दुनिया के एक देश के एक शहर में बाकायदा लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ कहानियों में है या फिर झूठी चीज़ होगी, बिल्कुल भी नहीं है। ये किताब एक हकीकत है, एक सच्चाई है और ये किताब आज भी एक लाइब्रेरी में है। इस किताब के बारे में पूरी दुनिया में तमाम लोगों के पास जानकारी भी है। लेकिन कहते हैं कि ये किताब शैतान ने लिखी है। अब यहाँ पे सोचने की बात हो जाती कि क्या कोई किताब शैतान लिख सकता है? इस किताब को लिखने और इस किताब के लिखने के पीछे की कहानी इतनी दिलचस्प है कि बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आता कि सच है कि झूठ है। कहते हैं कि ये किताब एक रात में ही लिखी गई और दुनिया के जितने भी ज़्यादातर जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने इस किताब के ऊपर शोध किया, रिसर्च किया, उनका कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई एक शख्स, एक आदमी अपनी ही हैंडराइटिंग से एक रात में इतनी बड़ी किताब लिख सके। बल्कि कई लोगों का ये कहना है कि अगर एक ही शख्स इस किताब को लिखे और लगातार डेली लिखे, रोज़ाना लिखे, तो कम से कम इस किताब को कंप्लीट करने में 20 से 25 साल लगेंगे। कुछ का तो कहना है कि 30 से 35 साल लगेंगे। ये किताब कागज़ के ऊपर नहीं लिखी गई, ये किताब चमड़े के ऊपर, जानवर के चमड़े के ऊपर, बल्कि कहते हैं कि इसके लिए गधे का चमड़ा इस्तेमाल किया गया था और उसके ऊपर लिखी गई और पूरी एक रात में ये किताब लिख दी गई। और यही चीज़ दुनिया मानने को तैयार नहीं है कि एक रात में इतनी बड़ी किताब कोई लिख सकता है। अब ये किताब है क्या? तो एक होली बाइबल है, ये आप सब जानते हैं। बाइबल में सारी अच्छी चीज़ें हैं और क्रिश्चियन का ये एक होली बुक है और बाइबल के बारे में शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। इस किताब का नाम डेविल बाइबल है। डेविल बाइबल यानी कि शैतान की किताब। और ये किताब एक और नाम से भी पूरी दुनिया में मशहूर है और वो है कोडेक्स गिगास। तो डेविल बाइबल और कोडेक्स गिगास इस किताब का नाम है। अब ये किताब है क्या और ये कैसे लिखी गई, इसके पीछे की कहानी क्या है, उसे एक रात की कहानी क्या है और जिसने इसे लिखी उसकी कहानी क्या है और किस तरह से ये लिखवाई गई उसकी कहानी क्या है, ये सारी चीज़ें करके सिलसिलेवार आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं। मतलब ये सारे पन्ने जो हैं वो चमड़े के हैं, कागज़ के नहीं हैं। और कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों का इस्तेमाल किया गया, उनके चमड़ों से ये किताब लिखी गई। 310 पन्नों की ये किताब है और 110 गधों की खाल से इस किताब को लिखा गया, खाल के ऊपर। ये किताब 36 इंच लंबी है, 36 इंच लंबी है, 20 इंच चौड़ी है और इसकी जो थिकनेस है वो 8 इंच है। 165 पाउंड इसका वेट है, यानी करीब 85 किलो, 85 केजी। कहते हैं इस किताब को एक आदमी अकेले नहीं उठा सकता, कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो 85 किलो वजनी ये किताब, 310 पन्ने, गधे के खाल पे लिखी गई ये किताब, एक ही रोशनाई से लिखी गई किताब और एक ही लिखावट में लिखी गई ये किताब। आज भी ये किताब मौजूद है एक लाइब्रेरी में। किस लाइब्रेरी में ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि इस किताब के बारे में जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि इस किताब को एक रात में लिखी गई। अब सवाल ये है कि 310 पन्नों का किताब जिसका वज़न है करीब 85 किलो, एक रात में ये मुमकिन है लिखना या नहीं है? और इस किताब का जन्म हुआ कैसे? तो इस किताब के जन्म की जो कहानी है वो ये है कि 13वीं सदी, 13th सेंचुरी में एक सन्यासी हुआ करते थे। वो एक मठ में रहा करते थे और कुछ वक्त के बाद वो सन्यासी अपने मठ धर्म और मठ के नियम के पालन का उल्लंघन करने लगे। ये बात फैली वहाँ के राजा तक और इसके बाद
ये हुआ कि मठ धर्म और मठ के नियम का उल्लंघन करना जुर्म था, और ये सन्यासी जिनको सन्यास का सारा पालन करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। इससे पूरे मठ का जो नियम है वो खतरे में आ गया। तो इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया, और इसी के बाद इस सन्यासी को उस वक्त के राजा के सामने पेश किया गया। ये चेक गणराज्य की बात है, चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया जिसे अभी हम कहते हैं जो देश है, ये वहाँ की कहानी है। तो ये सन्यासी जब इसने सारे नियम तोड़े, बात राजा तक पहुँची, राजा ने सारी चीज़ें सुनी, पता किया, जांच कमेटी बैठी। इसके बाद ये जांच रिपोर्ट आई कि हाँ, इस सन्यासी ने सन्यास के धर्म का और मठ के नियम का उल्लंघन किया है, और इससे पूरी मठ और सन्यास जो लोग हैं सन्यासी वो बदनाम हो रहे हैं। इसी के बाद राजा ने फिर अपना फैसला सुनाया, और फैसला ये था कि इस सन्यासी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। इसमें दो चीज़ें, एक जगह पे है कि दीवार में, और एक जगह है कि जिंदा ताबूत में इसको बंद कर दिया जाए। ये सज़ा सुनाई गई, मतलब सन्यासी का मरना तय था। अब कहानी आगे ये है कि फिर इस सन्यासी ने अपनी जान बचाने के लिए राजा के सामने एक प्रपोजल रखा, एक प्रस्ताव। और प्रपोजल ये था कि उसने कहा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरी मानव जाति के लिए बेहद अच्छी किताब होगी, और ये किताब खास तौर पर मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित कर देगा। जिस मठ के नियम का उल्लंघन करने की वजह से मठ बदनाम हुआ, इस सन्यासी ने राजा के सामने कहा कि उसे एक मौका दिया जाए, उसे ज़िंदगी दी जाए, और वो अपनी इस गलती को सुधारेगा, और वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरे मानव जाति की भलाई के लिए होगी, और मठ के लिए ये एक बेमिसाल किताब होगी। राजा ने उसकी बात सुनी, उसके सामने एक शर्त रखी। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हूँ, शर्त ये है कि ये जो तुम किताब लिखोगे ये किताब एक रात में पूरी हो जानी चाहिए। अगर तुमने ये पूरी किताब एक रात में लिख दी, सुबह तुम्हारी सज़ा को हम माफ़ कर देंगे और तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए छोड़ देंगे। सन्यासी राजा की शर्त को मान गया। उसने कहा ठीक है, मैं एक रात में इस किताब को कंप्लीट करूँगा। इसके बाद सन्यासी ने रात को ही किताब लिखना शुरू किया, लेकिन जब आधी रात हो गई तो सन्यासी को लगा, उसे बाकायदा स्याही जो है, इंक, रोशनाई, ये सारी चीज़ें दी गई थी। आधी रात के बाद सन्यासी को लगा कि ये नामुमकिन है कि वो सुबह तक अपनी इस किताब को पूरी कर ले, वो लिख नहीं पाएगा। अब उसे लगा कि अगर वो लिख नहीं पाएगा तो फिर मौत तय है और सज़ा उसको मिलनी है, क्योंकि राजा के साथ शर्त यही है। तो आधी रात के बाद लिखते लिखते सन्यासी ने हार मान ली, और उसने कहा कि ये किताब पूरी नहीं कर पाएगा। अब उसके सामने दो रास्ता था, सुबह होने का इंतज़ार करना या फिर किताब को पूरी करना। उसने एक तीसरा रास्ता चुना। उसने रात को, आधी रात के बाद जब उसे लगा कि किताब पूरी नहीं हो पाएगी, उसने एक विशेष पूजा की, एक ख़ास, और इस ख़ास पूजा या विशेष प्रार्थना के दौरान उसने शैतान को बुलाया। चूँकि ये सन्यासी था, मठ था, पहुँचा हुआ था, तो इसने एक विशेष प्रार्थना और पूजा के ज़रिए एक शैतान को अपने पास बुलाया, और उस शैतान के सामने एक प्रपोजल रखा। उसने कहा कि अगर वो ये मेरी किताब पूरी करा दे सुबह होने से पहले पहले, तो वो अपनी आत्मा उसे सौंप देगा शैतान को। मतलब सन्यासी अपनी आत्मा शैतान को सौंपने को तैयार था, बशर्ते शैतान इस किताब को लिखने में उसकी मदद करे और सुबह तक ये किताब पूरी कर दे। कहते हैं कि शैतान ने सन्यासी की इस बात को मान लिया। उसने कहा ठीक है, मैं ये किताब पूरी करूँगा। इसके बाद सुबह होती है, और सुबह सन्यासी के सामने एक किताब रखी हुई थी, यही किताब, डेविल्स बाइबल। 310 पन्नों का किताब, 85 किलो वजन, गधे के खाल पे लिखा हुआ, एक ही रोशनाई से, एक ही लिखावट। लेकिन जब सन्यासी ने किताब के पन्ने पढ़े तो पहले ही पन्ने पे शैतान का चित्र था। इसके अलावा सूरज और चांद की भी तस्वीरें थीं, स्वर्ग की भी तस्वीरें थीं। तो कुल मिलाकर इस किताब में भलाई और बुराई के बीच के फ़र्क को दिखाया गया था। लेकिन ये किताब शैतान की पूजा करने की लायक किताब थी। ये मतलब जो भी इस किताब को पढ़े वो शैतान को बेहतर माने, अच्छा माने। अब ये किताब पूरी हो गई, और शर्त के हिसाब से सुबह किताब पूरी होने के बाद जब सन्यासी ने देखा, उसके बाद सन्यासी की आत्मा को उस शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया। सन्यासी की मौत हो गई। अब ये किताब सुबह शर्त के हिसाब से राजा के लोग आते हैं सन्यासी के पास, और ये किताब उन्हें मिलती है। पर कहते हैं कि जो लोग जैसे ही इस किताब को देखते हैं उनका दिमागी संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके इस किताब के चर्चे उसी दिन से शुरू हो जाते हैं।
कुछ लोग जिन्होंने किताब को पढ़ने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि उसके अक्षर हवा में आग से सुलगते हुए तैर रहे थे। कुछ लोगों ने शैतान की तस्वीरें देखी, उनके दिमाग में कुछ और उथल पुथल आ गया। तो ये पूरी जो किताब थी एक खतरनाक किताब थी, जिसको जो कोई भी पढ़ता उसके साथ अजीब सी दुर्घटना घटती। धीरे धीरे वक्त बीता, फिर इस किताब के बारे में अनुसंधान शुरू हुआ। तो ये था कि एक रात में ये किताब कैसे मुमकिन है, क्योंकि उसकी जो रोशनाई थी और जो लिखावट थी वो एक ही थी। ये तय था कि ये किताब एक ही आदमी ने एक ही हाथ से लिखा है। लेकिन एक रात में 310 पन्नों का 85 किलो का किताब कैसे कोई लिख सकता है, इसके ऊपर शोध हुआ। तो पता चला कि अगर कोई शख्स इस किताब को लगातार बैठकर लिखे नॉन स्टॉप, तो भी कम से कम 20 साल लगाएगा इसे लिखने में। कुछ का कहना था कि करीब 30 से 35 साल लगाएगा। लेकिन 8 से 10 या 12 घंटे के अंदर ये लिखना नामुमकिन है। तो उसी के बाद हुआ कि ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि ये वाकई एक शैतान की किताब है। और इसी के बाद इसका नाम पड़ा डेविल्स बाइबल, जिसमें शैतान को इसमें अच्छा बताया गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई जो शैतान को मानने वाले लोगों के हिसाब से था। इस किताब के बारे में इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बातें होने लगी। एक खबर ये भी आई कि दरअसल में ये जो किताब थी, आपको मैंने इसी क्राइम की कहानी में एक इल्यूमिनाटी की सीक्रेट सर्विस की कहानी सुनाई थी कि दुनिया में एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसके बारे में बेहद सब कुछ खुफिया है, और आज भी हैं इनके लोग, पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। इवन जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के पीछे भी इल्यूमिनाटी गैंग का हाथ माना गया था, जो दुनिया की एक सीक्रेट सर्विस के तौर पे, और सबसे पहली सीक्रेट सर्विस ये दुनिया की थी इल्यूमिनाटी। तो कहते हैं कि ये किताब असल में इल्यूमिनाटी सीक्रेट सर्विस का एक हिस्सा है, और इस किताब में सारी चीज़ें खुफिया कोडवर्ड में लिखी हैं, जिसका वक्त वक्त पर इल्यूमिनाटी के लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये किताब शैतानी रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा देती है। तो एक किताब को लेकर इसमें ये चीज़ है। दूसरा यह है कि आज भी ये किताब चेक गणराज्य चेकोस्लोवाकिया, वहाँ के स्टॉकहोम, वहाँ की एक लाइब्रेरी में बिल्कुल सुरक्षित और महफूज रखी गई है। इससे पहले इस किताब ने बहुत ट्रैवल किया, कई लोगों के हाथों से गुजरी, लेकिन जिन जिन लोगों के पास ये किताब पहुँची, जिन जिन घरों में पहुँची, जिन जिन शख्स के हाथों से गुजरी, उन सभी के बारे में कहते हैं कि उनका दिमागी तवाज़ुन, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता गया और कुछ ना कुछ उनके साथ अपशकुन हुआ। तो एक किताब को लेकर कि ये शैतान की किताब है, एक रात में लिखी गई है, और इसके बारे में तमाम कहानियां हैं। लेकिन आज 700 साल हो गए, ये 13वीं सेंचुरी की बात है, अब हम 2021 में आ गए, तो अभी भी ये पुख्ता तौर पे कोई नहीं बता पाया कि ये किताब एक रात में लिखी गई या कब लिखी गई। लेकिन जितने सबूत हैं वो ये है कि एक रात में ही ये किताब लिखी गई थी। ये किताब शैतान ने लिखी, इसको भी मानने वाले लोग तमाम मौजूद हैं, और उसकी वजह यह है कि ये किताब आज भी एक महफूज जगह पर है। ये किताब चमड़े पे लिखी गई, ये भी मैंने आपको बताया, लिखावट एक है, ये भी है। तो ये किसी एक शख्स ने ही लिखी है। लेकिन इस किताब को लिखने का मकसद क्या था, इस किताब के ज़रिए कौन क्या कहना चाहता था, और इस किताब के साथ जुड़ी हुई तमाम सच्चाइयों में कितनी सच्चाई है, ये आज भी एक राज और रहस्य है। बहुत सारे लोगों ने 20-20 साल तक इस डेविल्स बाइबल के ऊपर रिसर्च किया। बहुत सारे लोगों ने इसकी लिखावट, गधे की उस खाल, राजा की वो कहानी, उस सन्यासी की कहानी, इन सब की गहराई में गए। लेकिन सिवाय इसके कि ये वाकई ये किताब एक सच्चाई है, क्योंकि ये किताब आज भी जिंदा है, आज भी महफूज है, बाकी इसके पीछे की जो सारी कहानियाँ हैं उस तक कोई नहीं पहुँच पाया। लेकिन इस किताब में जिस तरीके से पहले पन्ने पे ही शैतान की तस्वीर है और उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई, हालांकि एक चीज़ ये भी है कि शायद इस किताब को आज तक पूरा किसी ने नहीं पढ़ा, इसलिए कि जब भी इसी ने कुछ पढ़ने की किसी ने कोशिश की तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से लोग इस किताब को अपशकुन मानने लगे और अपने से दूर करने लगे। और यही वजह है कि उस लाइब्रेरी में जहाँ ये किताब आज भी रखी हुई है, वहाँ इसे कोई पढ़ता नहीं है। तो कभी क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अगर आपको मौका मिले उस लाइब्रेरी तक जाने का और इस डेविल्स बाइबल के बारे में आपके पास जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि क्राइम तक फैमिली के बाकी मेंबर्स तक ये कहानी हम और डिटेल में भेज सकें, पहुंचा सकें। और मैं खुद एक बार इस किताब को ज़रूर देखना चाहूँगा, ओरिजिनल बुक को। कभी मौका मिला वहाँ जाने का तो उस लाइब्रेरी तक ज़रूर जाऊँगा और उस किताब को ज़रूर देखूँगा, क्योंकि 700 साल के बाद भी ये किताब एक रहस्य, एक राज है, तो उस राज को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये थी कहानी दुनिया की सबसे ख़तरनाक किताब की, जो कहते हैं कि एक सन्यासी को एक शैतान ने गिफ्ट किया था।
इस शर्त पर कि सन्यासी अपनी आत्मा जो है उस शैतान को देगी। लेकिन शायद मैं आज की ये कहानी नहीं सुनाता अगर इस पे कानून का मुहर न लगा होता। ये कहते हैं कि ऑफिशियली पहला ऐसा केस है जिसकी पुलिस ने जांच की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। अब सोचिए, एक पुलिस पूरी, और पुलिस का खुद चीफ उस शहर का जो चीफ था, वो एक ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसमें जो सस्पेक्ट है, संदिग्ध है, वो दिखाई नहीं देता, वो एक भूत है। और अब उस भूत के बारे में उसे पता करना है, उस भूत की सच्चाई पता करनी है, उस भूत को सामने लाना है, हो सके तो पकड़ा गया तो उसे सज़ा भी दिलानी है। लेकिन उस पुलिस अफसर को ये भी पता नहीं कि वो भूत मेल है, फीमेल है, उसकी उम्र क्या है, कौन है, कहाँ से आया, क्या नाम है। लेकिन सारी हवाई चीज़ें होते हुए भी पुलिस को इसकी जांच करनी है, और बाकायदा पुलिस रिकॉर्ड में ये दस्तावेज़ है। इस कहानी के बीच में मैं आपको वो दस्तावेज़ भी दिखाऊंगा जो पुलिस की अपनी तरफ से, पुलिस चीफ के स्टेटमेंट है। और बाकायदा उस वक्त कई जर्नलिस्ट से उन्होंने इंटरव्यू में सारी बातें कही, और उस पुलिस वाले ने यह भी कहा कि मैंने जो जो चीज़ें देखी, मुझे यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, किसी भूत का ही काम है। कहानी स्पेन की है, बहुत ही खूबसूरत देश, और कहानी स्पेन की राजधानी मैड्रिड की है। मैड्रिड फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। स्पेन और मैड्रिड के इतिहास में ऐसा केस इससे न पहले कभी हुआ, न उसके बाद कभी और हुआ। एक भूत का केस जिसकी जांच मैड्रिड पुलिस ने की। कहानी मैड्रिड की 18 साल की एक लड़की की है जिसका नाम है स्टेफिना लजारो। स्टेफिना लजारो मैड्रिड के पास ही एक अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। उस अपार्टमेंट का नाम था लुइस मैरियान 8 अपार्टमेंट। लुइस मैरियान 8 अपार्टमेंट। 18 साल की हो चुकी थी स्टेफिना, और कॉलेज में दाखिला मिल चुका था, कॉलेज जा रही थी। 18 साल तक की उम्र में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर अचानक कॉलेज जाने के बाद स्टेफिना की जो पूरा बर्ताव, उसका बिहेवियर है, उसमें अचानक कुछ तब्दीली आती है। घर में स्टेफिना के माँ बाप, एक भाई और एक और बहन थी, तो ये लोग 5 लोग थे। वहाँ पे ज़्यादातर घर लकड़ियों के होते थे, वहीं स्टेफिना रहती थी। सब कुछ एक नॉर्मल लड़की की तरह थी, लेकिन अचानक उसकी बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। अब कैसे चेंजेस थे? वो अचानक अपने भाई को देख के गुर्राने लगती, बाकायदा अपने भाई के ऊपर सांप के जैसे वो जो हरकत होती है, सांप जो हिस आवाज़ निकालता है, उस आवाज़ के साथ अपने भाई के ऊपर अटैक करती। दीवारों को अपने नाखून से नोचने लगती, और लकड़ियों की दीवारें थी। चीखती, चिल्लाती, गुर्राती, ये सारी चीज़ें करती। अब घर वाले उसके इस बिहेवियर से बड़े परेशान। फिर भी माँ बाप ने उससे बात करने की कोशिश की। बीच बीच में उसे ये दौरा पड़ता, फिर वो ठीक हो जाती, फिर वैसी हो जाती। और इस तमाम चीज़ों की वजह से उसकी जो सेहत थी वो लगातार गिर रही थी। माँ बाप ने उससे बहुत पूछा, तो एक दिन स्टेफिना ने बताया कि मुझे भी नहीं मालूम मैं ऐसा क्यों करती हूँ या क्या करती हूँ, लेकिन मुझे आधी रात को अमूमन कुछ एक शैडो, एक साया सा दिखाई देता है, और पता नहीं क्या है, इंसान तो नहीं है, लेकिन वो एक कोई अजीब सी चीज़ होती है, और मैं उसे जब भी देखती हूँ तो मुझे अजीब सा होता है। उसके बाद फिर मैं गुर्राने लगती हूँ, अपने नाखून से दीवारों को नोचने लगती हूँ, सांप की तरह हिस जो आवाज़ है वो निकलती है। माँ बाप बड़े परेशान। फिर उन्होंने पता किया तो पता चला स्टेफिना तंत्र मंत्र की बुक्स बहुत पढ़ती है। ये जो भूत प्रेत होते हैं सारे, उनके, ये लोग कैथोलिक क्रिश्चियन थे, तो धर्म पे भी पूरा विश्वास था इनका, मज़हब पे अपने, लेकिन वो साथ में ऐसे बुक्स भी पढ़ती थी। माँ बाप को लगा शायद इस बुक्स पढ़ने का असर है, उन्होंने फिर उसके कमरे से वो सारी किताबें हटा दी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई। वक्त बीतता गया, करीब 6 महीने हो गए, स्टेफिना की सेहत लगातार गिरती गई। इस दौरान में माँ बाप ने तमाम डॉक्टर को दिखाया, कुछ लोगों ने कहा, कुछ वो फादर के पास भी ले गए जो प्रीस्ट हैं, उन सबको भी दिखाया। हर एक ने कहा कि इसको कुछ नहीं है, ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ना मेंटल प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो उसकी हरकतें, उसका बर्ताव वो बदला नहीं। सेहत लगातार गिर रही थी। माँ बाप को अपनी बच्ची की फिक्र थी। आखिरकार उन्हें लगा 6 महीने के बाद, ये बात है, ये सारी कहानियाँ शुरू थी अर्ली 1990 में, लेकिन अगस्त 1991 में स्टेफिना की सेहत जब लगातार गिरती गई, वो कमज़ोर हो गई,
तो माँ बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसे मैड्रिड के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने कहा कि इसका पूरा चेकअप कराएंगे, पता करेंगे क्या बीमारी है, क्या है। अब वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में सारा चेकअप हुआ, हर एक एक्सपर्ट्स ने देखा, साइकेट्रिस्ट ने भी देखा। 3 वीक तक उसका अस्पताल में इलाज चला, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टरों ने कहा कि ये बिल्कुल फिट है, मेंटली भी हेल्दी भी है, सब कुछ है, लेकिन सेहत क्यों गिर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा था। 3 हफ्ते के बाद अचानक एक रोज़ अस्पताल में स्टेफेना की मौत हो जाती है। बिल्कुल नॉर्मल थी, घर वाले भी मिलने आते थे, देखते थे, डेली की तरह उस दिन भी नॉर्मल थी। अगस्त 1991 की बात है, ये एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मुझे। तो अचानक उसकी मौत हो गई। घर वालों को जब ये बात पता चली तो उनको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि स्टेफिना से वो कुछ वक्त पहले भी मिले थे, कुछ घंटे पहले भी, और वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, जो उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी पिछले 6 महीने से, वो बंद नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टरों को भी कोई ऐसी बीमारी का पता नहीं चला था। अब उन्होंने कहा ये क्या, डॉक्टर भी हैरान थे कि अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। इसके बाद खैर पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, तो उसमें और तो कुछ जिक्र नहीं था, बस ये था कि दिल की धड़कन रुक गई और इसी की वजह से मौत हुई। बाकी ना उसके शरीर पे कोई जख्म के निशान, ना चोट के निशान, ना कोई और सिम्टम, ना कोई और बातें। अब 18 साढ़े 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक, दिल के दौरे से मौत, ये बात भी डॉक्टरों को अजीब लग रही थी। आजकल तो ऐसे बहुत केस आते हैं, मैं 90s की कहानी आपको सुना रहा हूँ, तो ऐसा बहुत कम होता था। इस एज में जनरली दिल का दौरा नहीं पड़ता, लेकिन अब वो डॉक्टर भी हैरान थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर, बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। खैर, माँ बाप ने फिर बॉडी ली, उसके बाद पूरे रीति रिवाज से कैथोलिक के अपनी बेटी को कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। दफनाने के बाद ये लोग घर लौटते हैं। जो स्टेफिना का कमरा था, माँ बाप को उससे बहुत प्यार था, बड़ी बेटी थी, वो उस कमरे को वैसे ही सहेज कर रखते हैं। उसके कमरे की हर चीज़ की साफ़ सफाई करते हैं, बेडशीट डालते हैं, और जो स्टेफिना की छोटी छोटी चीज़ें थी यादगार, जो अपने कमरे में रखती थी, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो खिलौने हों जो बचपन में खेलती थी, उसके कपड़े हों, सब वहीं उन्होंने सहेज कर रखा और उस रूम को लॉक कर दिया। बीच बीच में फिर वो रूम की जब सफाई करते और फिर बंद कर देते। पहला हफ्ता तो कुछ नहीं, 1 हफ्ते के बाद अचानक उन्होंने नोटिस किया कि वो बेडशीट बदल देते, उसका कमरा जो है साफ़ कर देते, सब कुछ ठीक हो जाता। और फिर जब वो दरवाज़ा खोलते तो हैरान हो जाते, बेडशीट फर्श पे पड़ी होती, गद्दे इधर से उधर, किताबें, बाकी चीज़ें कमरे में बिखरी पड़ी हुई हैं, दीवार पे जो तस्वीरें हैं वो उल्टी हो गई हैं। पहली बार उन्हें लगा पता नहीं क्या है, कुछ पड़ोसी तंग कर रहा है। खैर, उन्होंने फिर से सब कुछ ठीक किया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। 2-4 दिन के बाद फिर कमरे का दरवाज़ा खोला सफाई के लिए, फिर वैसी ही बेतरतीब चीज़ें, चादर कहीं और है, गद्दे कहीं और है, तकिया कहीं और है, तस्वीरें उल्टी पड़ी हुई हैं। जीसस क्राइस्ट की तस्वीर थी वो भी उल्टी हो गई है। अब उन्हें बड़ा अजीब लगा। इसके बाद एक नई चीज़ शुरू हो गई। स्टेफिना के कमरे से रात को अचानक, ख़ासतौर पे रात को, अजीब अजीब आवाज़ें शुरू आने लगी, और ख़ासतौर पर एक जो थी, मम्मा मम्मा, मतलब वो अपनी माँ को पुकार रही है, और माँ उसकी आवाज़ सुनती, घर वाले भी सुनते, और उस आवाज़ में बड़ा दर्द होता। रात को ये लोग दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में जाते हैं तो वहाँ महसूस करते कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, और बाहर जब वो देखते खिड़की से तो कोई हवा नहीं चल रही है। परेशान फिर उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। ऐसा कई दिन चला, आवाज़ें आई बड़ी बड़ी। फिर उन्होंने नोटिस किया कि उसके कमरे की जो दीवारें हैं लकड़ी की थी, वो सारी नाखून से खुरची हुई हैं। और जब उससे पहले दौरा पड़ता था और स्टेफिना ने ये सब किया था, उसके बाद उन्होंने वो जो वॉल थी लकड़ियों की, ये सारी चीज़ें बदलवा दी थी, लेकिन अब नए निशान नाखून के उन दीवारों पर थे। उन्हें बड़ा अजीब लगा, फिर डर भी लगा कि कुछ है। पहले उन्होंने चेक किया, पड़ोसियों, किसी ने तंग तो नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया कि उसके कमरे को लॉक करके और नट बोल्ट लगा दिया, ताकि अब उसमें कोई जा ही नहीं। अगले दिन बहुत तेज़ ठंडी हवा घर के अंदर, और उन्हें आवाज़ें अजीब अजीब सुनाई दी, चीखने की, चिल्लाने की, मम्मा मम्मा। और उसके बाद वो दरवाजे का नट बोल्ट अपने आप खुल गया और पूरा दरवाज़ा खुल गया। घर वालों ने देखा, वो और घबरा गए। इसके बाद परेशान, अब उन्हें ये लगा कि पड़ोसियों को बताएं तो पड़ोसी हंसेंगे, कौन इस बात पे यकीन करेगा कि घर की तस्वीरें उल्टी हो रही हैं, चादर इधर से उधर है, तकिया कहीं और है, दीवार पे नाखून के निशान है ताज़े। बड़े परेशान, लेकिन फिर लगा कि कुछ
पड़ोसियों को इसमें बताना चाहिए। स्टेफिना के माँ बाप ने पड़ोसियों से बात की, उन्होंने हमारे घर में इस तरीके से हो रहा। कुछ पड़ोसियों ने कहा हमें रात को हमें भी आपके घर से आवाज़ सुनाई देती है। फिर उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें, कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की, उन्होंने कहा कि चलो। रात को वो गए और विटनेस बने, उन्होंने देखा सब कुछ ठीक है, अचानक ठंडी हवा चलने लगी, आसपास में और कहीं नहीं चल रही है, तस्वीरें उलट रही हैं। ये सारी चीज़ें जब देखी तो पड़ोसी भी घबरा गए, लेकिन अब पड़ोसी विटनेस बन गए थे। अब ये सिलसिला चलता रहा, माँ बाप परेशान। इसी दौरान में एक नई चीज़ हुई। जिस कॉलेज में स्टेफिना पढ़ती थी, उस कॉलेज की 2-3 टीचर स्टेफिना के घर पहुंचे अचानक, और स्टेफिना की मौत को करीब 15 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। वो स्टेफिना के माँ बाप के पास आते हैं और कहते हैं हमें आपसे कुछ बात करनी है, आपको कुछ बताना है। तो उन्होंने कहा जी बताइए। तो उसने कहा कि ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन हमें नहीं बता पाए, क्यों कैसे बताते और आप यकीन करते कि नहीं। उनमें से एक, चूंकि ये क्रिश्चियन स्कूल था, तो नन थी, वो नन भी घर आई थी स्टेफिना के मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये करीब 6-7 महीने पुरानी बात है। अब उन्होंने कहा इतनी पुरानी बात आप क्यों अब बता रहे? तो उन्होंने कहा हमें पता चला अब स्टेफिना की मौत हो गई है, तो वो सारी चीज़ें हम रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आपसे शेयर करना चाहते हैं। उसने कहा बताएं। उसने कहा कि स्टेफिना की एक दोस्त थी, उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था। करीब 7 महीने पहले, मतलब 1990s की बात है, उसके स्टेफिना के दोस्त के बॉयफ्रेंड का एक बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और इससे स्टेफिना की वो दोस्त बड़े सदमे में चली गई, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी और स्टेफिना अपनी उस दोस्त के बड़े करीब थी। नन ने बताया कि इसके बाद मैं एक दिन स्कूल के पिछले हिस्से में गई, तो वहाँ पे 4 लड़कियों को देखा। उनमें एक स्टेफिना थी, एक उसकी वही दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, और 2 उसकी और क्लासमेट थी। तो हमने देखा कि ये चारों एक लकड़ी का बोर्ड, कैरम जैसा, उसके ऊपर एक शीशे का गिलास रखी हुई है, और उस गिलास को उन्होंने उल्टा रखा हुआ है और गिलास खाली है। और ये चारों उस बोर्ड के 4 तरफ खड़ी हुई हैं, चारों दिशाओं में, और इनमें से एक एक करके उस गिलास के बेस पे जो उल्टा रखा हुआ है वो उंगलियां लगाती थी। फिर एक लगाती, फिर दूसरी लगाती। बोली कि एक दिन मैं पीछे की तरफ गई और मैंने देखा, तो बोली जब मैंने देखा स्टेफिना को, जब उसकी बारी आई और मैं दूर से देख रही कि कर क्या रही, मैं पहले समझने की कोशिश कर रही थी। बोली स्टेफिना ने जब गिलास के नीचे उंगली लगाई, तो मैंने अपनी आंखों से उस गिलास को उस बोर्ड के ऊपर उड़ते हुए देखा। मेरे लिए बड़ी अजीब थी। फिर मैं घबरा भी गई। मैं आई, मैंने उनको चारों को डांटा कि ये तुम लोग क्लास छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर गुस्से में मैंने उस बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए लकड़ी के, जिस पे उन्होंने गिलास रखा था, डर के मारे, और उस लकड़ी के टुकड़ों को फेंक दिया। और अचानक मैंने देखा कि जैसे ही मैंने 2 टुकड़े किए बोर्ड के, वो गिलास हवा में था और हवा में गिलास घूम रहा है। और मेरे लिए ये बड़ी अचंभित बात थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। फिर मैंने उन चारों से बात की, तो उन्होंने बताया स्टेफिना तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ा करती थी, उसे भूत से बातें करने का शौक था। उसने कहा, उसने अपने दोस्तों को भी सारे जिक्र किया। जो स्टेफिना की दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी, उससे भी उसने बात की। उसने कहा मैंने कई किताबें पढ़ी और ये मुमकिन है भूत से बात करना, जो लोग मर गए हैं उनके बारे में बात करना, और उनके कैसे हैं वो उस दुनिया में, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो ये सारी जानकारी उन्हें भूत से मिलती है। तो उसने कहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के से भी हम बात करेंगे किसी सोर्स के ज़रिए, और पता करेंगे कि वो कैसा है, कहाँ है। तो इसी के लिए ये सारी चीज़ें कर रही थी, वो ग्लास और ये, ताकि भूत से बात कर सके। बोले कि जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद अचानक हम लोगों ने देखा, वहीं पे खड़े होकर बात कर रहे थे, बोट के 2 टुकड़े हो चुके थे, एक सफ़ेद धुएं की लेयर आई, और हम, उसने बोला कि मैं और मेरी एक और टीचर खड़ी हुई थी, और ये 4 बच्चियां थीं स्टेफिना समेत। एक धुएं का गुबार सा आया, और वो गुबार एकदम ऐसा लगा कि जैसा निशाना लेकर आया हो। हम 6 लोग खड़े थे, लेकिन वो धुएं का गुबार सीधे स्टेफिना के पास गया और उसकी नाक से होते हुए उसके अंदर चला गया, और फिर धुएं का गुबार गायब। बोली सब देख के हम घबरा गए, इनको डांटा और बोला आज के बाद इधर नहीं आओगे, और हम लोग चले गए।
अब जब ये कहानी घर वालों को पता चली तो उन्हें लगा कि ये सारी चीज़ें जो तारीख बताई उन्होंने, ये उसी वक्त से है जब से स्टेफिना के बिहेवियर में एक बर्ताव आना शुरू हुआ था, जब उसने गुर्राना शुरू किया, जब वो सांप की तरह आवाज़ निकालती, अपने छोटे भाई पे हमला करती। जब ये सारी चीज़ें सुनी तब घर वालों को फिर अजीब लगा। उसके बाद वो और घबरा गए। लेकिन पड़ोसी भी अब इस बात के विटनेस थे कि इस घर में कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं। खैर, स्कूल की वो सारी नन और वो लोग बता कर ये चली गई। इसके बाद क्यूरियोसिटी में कि अभी भी शायद स्टेमिना यहाँ है, क्योंकि वो दूसरे भूत से बात करना चाहती थी, अब खुद शायद भूत बनकर यहीं रह रही है, मम्मा मम्मा भी कर रही है, ठंडी हवाओं के ज़रिए शायद वो घर में घूम रही है। उन्होंने फिर से उसके दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोला तो देखा कि जीसस की तस्वीर उल्टी लटकी हुई है, सारे सामान फिर से इधर से उधर बिखरे पड़े हुए हैं। उसके बाद अचानक देखा कि उन्होंने स्टेफिना की एक तस्वीर जो फ्रेम में लगी थी वो भी फर्श पे गिरी है। अपनी बेटी की तस्वीर को फर्श पे गिरा देख माँ ने तस्वीर ज़मीन से उठाने की कोशिश की। अभी फ्रेम को हाथ ही लगाया था कि पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा उठाया और फिर वापस फ्रेम ज़मीन पर फेंक दिया। कुछ अजीब सी चीज़ हुई उनके साथ। स्टेफिना के पिता वहाँ बराबर में खड़े थे। उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ अपनी बेटी की ही फ्रेम, जो तस्वीर है जिससे इतना प्यार करती है, वो वापस ज़मीन पर फेंक रही। उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस फ्रेम को उठा लिया। जैसे ही उठाया, अब दोनों स्टेफिना का चेहरा उनके सामने था। फ्रेम लकड़ी का था, साथ में शीशा और तस्वीरें जो आमतौर पर फ्रेम होता है। फिर उन्होंने जो मंजर देखा वो ये था कि उस फ्रेम के अंदर स्टेफिना के चेहरा अचानक जलने लगा और आग सिर्फ चेहरे पर थी। न फ्रेम पे कहीं आग है, न लकड़ी पे है, न और कहीं नीचे, न उस चेहरे के नीचे की जो तस्वीर है उस पर, सिर्फ आग चेहरे के ऊपर, और चेहरा धू धू कर जलने लगा। स्टेफिना के बाप ने भी घबरा कर वो फिर नीचे फेंक दिया। उसके बाद ये लोग बाहर आया, अचानक तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। रात किसी तरह काटी। अगले दिन इन्होंने फिर प्लम्बर को बुलाया और हेवी सोफ़ा सेट और बाकी फर्नीचर, उस कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट से बंद कर दिया, एक तरह से पूरा लॉक कर दिया, और उस दरवाजे के बाहर बड़े बड़े सोफ़ा सेट और ये लगा दिया ताकि ये दरवाज़ा खुले नहीं कभी। और उसके बाद चले गए। और रात हुई। अचानक घर में बहुत तेज़ उस दिन आवाज़ आई। ऐसा लगा कोई चीख रहा, उस कमरे से बाहर आना चाहता है। थोड़ी देर के बाद कमरे का नट बोल्ट दरवाजे का अपने आप खुला, सोफ़ा कहीं और फेंका गया, दरवाज़ा खुल चुका था। परेशान किसी तरह रात काटी। अगले दिन ये लोग अब सोच रहे हैं क्या करना है, घर छोड़ देना, कहीं और चले जाएं। फिर उन्होंने तय किया कि शायद हम छोड़ देंगे। लेकिन फिर अगली रात आई। अगली रात पहला मामला ऐसा था जो अब तक घर में आवाज़ें आ रही थीं, तरह तरह की चीज़ें हो रही थीं, लेकिन जो चीज़ उस रात हुई उससे पहले कभी नहीं हुई। उस रात अचानक स्टेफिना की माँ को लगा, वो सो रही थी, वही रात का करीब 12 बजे के आसपास था, कि उनके सीने पे कोई चढ़ा हुआ है और दोनों हाथों से उनका गला घोंट रहा है। ये स्टेफिना की माँ को लगा। पहले उन्होंने हाथ हटाने की कोशिश की, कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लगा कोई वजनी चीज़ है और गला घोंट रहा है। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, नहीं हुआ। तब तक पति को भी लग गया कि ये परेशान है और कुछ कह रही है। फिर किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से वो हाथ को अपने गले से हटाया और ऐसा लगा था कि सामने वाला कोई गला घोंट रहा है, लेकिन वो इतनी घबरा गई कि पहली बार इस पूरे इंसिडेंट में, जब से एबनॉर्मल बिहेवियर से लेकर हॉस्पिटल या फिर स्टेफिना की मौत, घर में ये सारी चीज़ें, अभी तक उन्होंने कभी पुलिस को कॉल नहीं किया था। लेकिन उस रात पहली बार 2:40 पर स्टेफिना की मां पुलिस को कॉल करती है। कॉल के बाद फौरन अगले 10 मिनट में पुलिस की टीम स्टेफिना के घर पे पहुंचती है। और जो पुलिस टीम पहुंची उसमें चीफ इंस्पेक्टर नेशनल पुलिस के जो थे मिस्टर जोस पेड्रो, इसके अलावा उनके साथ उनके सहयोगी अफसर जो थे मिस्टर नेग्री, और 3 और, कुल 5 पुलिस वाले। रात 2:40 था, 3 के आसपास करीब ये लोग घर पहुंचे स्टेफिना के। देखा तो बदहवास परेशान स्टेफिना के माँ बाप, भाई और बहन। उन्होंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा इस तरीके से किसी ने गला घोंटने की कोशिश की। फिर पुलिस वाले को अंदर जाके लगा कि ये क्या, घर के बाहर बिल्कुल नॉर्मल, अंदर ठंडी सी हवाएं चल रही है और कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। तो उसने पूछा कि और कौन है घर में, पुलिस वालों ने। उन्होंने कहा कोई नहीं, यही आवाज़ें हम महीनों से सुन रहे हैं। फिर उन्होंने कहानी बताई। फिर उन्होंने कहा कि वो कमरा देखना चाहते हैं। वो कमरे में गए।
सारी चीज़ें फिर उन्होंने देखी कि तस्वीरें सब उल्टी थी, बिस्तर कहीं और है, चादर कहीं और है, तकिया कहीं और है। इसके बाद उन्होंने उस कमरे के अंदर बहुत तेज हवा और आंधी की सुगबुगाहट आई। पुलिस वालों ने कहा कि खिड़की खोल के देखते हैं। उन्होंने खिड़की खोल के देखा, बाहर बिल्कुल मौसम शांत। अब पुलिस वालों की हवा खराब हो गई और उन्हें लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब वो भी क्या करें, उन्हें एक अनजाना रहस्यमयी, मतलब क्रिमिनल कहें या क्या कहें, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसको कैसे पकड़ें, घर वालों को कैसे सांत्वना दें। तो पुलिस वालों ने जो भी उस वक्त किया, उस रात समझा बुझा कर, तब तक सुबह हो ही गई थी, वो चले गए। बट उनके दिमाग में ये बात घूमती रही। अगले दिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे फिर से उस घर का रुख किया। वहाँ गए तो उन्होंने डिटेल में कहानी पूछी। रात का वक्त था और उन घर वालों ने कहा कि जो भी होता है यहाँ रात को होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रात को इस बार खुद विटनेस बनेंगे। पुलिस वाले रुक गए पांचों। रुकने के बाद अब उन्होंने कहानी सुनी, सारी कहानी समझ में आ गई। तो उन्होंने कहा कि स्टेफिना के फादर ने कहा कि जो उनका छोटा बेटा है, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि उस कमरे में, जिस कमरे में वो सोता है, 2 बेड है, एक उसकी बहन के, एक उसके। बोले मैं अगर उसको राइट बेड पे सुलाता हूँ तो हवा में उछल कर, जैसे फुटबॉल है, वो लेफ्ट बेड पे चला जाता है और वहाँ से फिर राइट पे आ जाता है। कोई ऐसा लगता है कि उसको उठा के फुटबॉल की तरह इधर से उधर घुमा रहा है। पुलिस वालों ने कहा क्या मजाक है। बोला आप चलिए। अब पुलिस की टीम, स्टेफना के फादर, ये सब उस कमरे में पहुंचे। उनका बेटा छोटा एक बेड पे है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों की आंखों के सामने हवा में उछलता है फुटबॉल की तरह वो बच्चा, और दूसरे बेड पर, फिर वहां से इस बेड पर। उनके सामने फिर जीसस की तस्वीर सीधी थी उल्टी हो जाती है, सारी चीजें बिखर जाती हैं और एक शोर, एक चीख सुनाई देती है। पहली बार पुलिस वालों को एहसास होता है कि इस घर में कुछ अजीब सी चीजें हैं। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, जाकर थाने में पूरी केस की रिपोर्ट दाखिल करते हैं। और जो जो उन्होंने विटनेस देखा, उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा। उनके सामने फिर से उस दरवाजे की नट बोल्ट लगाया जाता है, कुंडी लगाई जाती है और उनके सामने वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, नट बोल्ट उड़ जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा और चेक किया, अननेचुरल तरीके से दरवाज़ा खुले। ये सब रिपोर्ट में है पुलिस के, और आंखों के हमारे सामने तेज हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, आंधी की आवाज आ रही है, शोर सुनाई दे रहा है, बाहर सब कुछ शांत है। पुलिस वालों ने ये सारी चीजें रिपोर्ट लिखी। ये खबर उस वक्त मीडिया में आई। मीडिया ने पुलिस वालों का, इन सब का इंटरव्यू लिया। इन्होंने सारी कहानियां बताई जो उन्होंने देखी थी। और इसके बाद फिर जांच की। पहले, अब भूत प्रेत पे तो यकीन कर नहीं सकते, किसी दुश्मन का तो हाथ नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं जो इनसे घर खाली कराना चाहता है या कोई और बात। पूरी इन्वेस्टिगेशन की कई महीने, मतलब महीने नहीं, लगभग हम 20 से 30 दिन के करीब अंदर, पर उन्हें ऐसी कोई भी सस्पेक्टेड चीज़ नहीं मिली। उस घर के अंदर जाते ही उनकी फीलिंग अलग हो जाती थी, बदल जाती थी, ऐसा लगता था यहाँ कुछ है। लास्ट में पुलिस को भी कुछ मिला नहीं, पुलिस चीफ को भी कुछ मिला नहीं। उन्होंने एक मशवरा दिया स्टेफिना के घर वालों को। मशवरा ये था कि आप ये घर छोड़ दीजिए, शायद कुछ बदल जाए। स्टेफिना के माँ बाप पहले ही इतने परेशान हो चुके थे कि वो घर छोड़ने का सोच रहे थे, और आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया और इस लुइस हैरियन 8 अपार्टमेंट को खाली कर दिया। खाली करने के बाद वो मैड्रिड में ही एक दूसरी जगह पहुंचे और दूसरे अपार्टमेंट में रहने लगे। 91 की बात थी, आज 2022 है, करीब 30-32 साल हो गए। दोबारा कभी उनके घर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो उस घर को खाली करते ही बंद हो गई। इसके बारे में स्पेनिश पुलिस, मैड्रिड पुलिस ने डिटेल में अपनी रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के कुछ अंश आपको इस कहानी में मैं दिखाऊंगा भी। लेकिन स्पेन के इतिहास में इस कहानी को आज भी लोग याद करते हैं, और इससे बड़ा कोई इंसिडेंट वहाँ हुआ नहीं, जो कानून का एक दस्तावेज़ है जिस पे पुलिस ने जांच की। हालांकि इस केस को पुलिस सुलझा नहीं पाई, लेकिन नसीब अच्छा था, घर बदलते ही ये सारी चीज़ें रुक गईं, और इसीलिए पुलिस को उस गुमनाम, अनजान, अनदेखा, जो चेहरा भी जिसका नहीं, ऐसे किसी भूत की तलाश लंबे वक्त तक नहीं करनी पड़ी। ये पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ थी ये सब खत्म हो गई। बाद में इस पे एक
सीरीज भी बनी शायद, ये फिल्म, जिसका नाम था वेरोनिका। हालांकि कहते हैं कि वेरोनिका अगर 100 लोग हैं तो उनमें से शायद ही एक ने भी अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया है देखना, ये कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर एक वेरोनिका बनी। तो ये थी कहानी एक ऐसे भूत की जिसको बाकायदा रिकॉर्ड पे पुलिस को केस दिया गया जांच करने के लिए। पुलिस ने जांच की और जैसा कि हम सब जानते हैं, भूत को पकड़ नहीं पाई। तो कहानी के बाद अब अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हनी सिंह जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हनी सिंह जी। और विकास ओझा जी की पत्नी हैं ये, आदित्य सेन और अनमोल मिश्रा, दोनों दोस्त हैं। और देखिए दोनों दोस्तों का जन्मदिन और बर्थडे भी एक ही दिन है, यानी आज है। तो दोनों दिल्ली में हैं। तो आदित्य सेन और अनमोल मिश्रा, आप दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आपकी दोस्ती हमेशा यूं ही सलामत रहे, आप लोग हमेशा ऐसे ही अच्छे रहें। पूर्णिमा शिंदे, इनका भी आज जन्मदिन है। और प्रीतम शिंदे जी ने भेजा, इनकी बेटियां हैं। कुलवंत सिंह जी, तो कुलवंत सिंह जी का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कुलवंत सिंह जी, प्रणाम। क्योंकि जसप्रीत सिंह जी ने भेजा है, ये उनके पिताजी हैं। तो आप हमेशा अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। मधुर यादव जी हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मधुर यादव जी। इसके अलावा अजय कुमार हैं दिल्ली से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अजय। अंश, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंश। और संजय गोंडालिया जी ने भेजा है गुजरात से। मुकेश मोटवानी जी हैं, ये हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं, लागोस नाइजेरिया से, और इन्होंने एक मेल लिखा है। और थैंक यू वेरी मच मुकेश मोटवानी जी आपके इस मेल के लिए। कभी नाइजेरिया आया तो ज़रूर मिलूंगा। बोको हराम की भी इन्होंने कहानी सुनी थी। हश पपी की कहानी सुनना चाहते हैं, एक रेमन अब्बास, ये नाइजेरिया के इंस्टाग्राम के स्टार हैं, लेकिन फ़िलहाल अमेरिका की जेल में बंद है। तो उसके बारे में सारी जानकारी चाहते हैं, मैं आपको ज़रूर मुकेश जी इस कहानी को सुनाऊंगा। माधव बसंत जी हैं, इन्होंने लिखा कि इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए कई वीडियो देख नहीं पाते, लेकिन कहानी लगातार सुनते हैं। और माधव बसंत जी, थैंक यू वेरी मच, ऊपर वाला आपके साथ सब अच्छा करे। संदीप सरकार हैं, ये ब्रायन लारा की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा इसरार अहमद है, इसरार अहमद साहब ITBP में हैं, और ये सब इंस्पेक्टर हैं, इस वक्त गैंगटॉक में पोस्टेड हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा आपकी लाइव नहीं सुन पाता हूं, तो कोई बात नहीं इसरार साहब, आप कभी भी जब आपको मौका मिले तो आप खोल के देख लिया कीजिए। 9 बजे जनरली जो कहानी है हर रात, वो 9 बजे पोस्ट की जाती है, यानी अपलोड की जाती है। तो रात 9 बजे का वक्त होता है, लेकिन आप 24 घंटे 24 दिन कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। राहुल द्विवेदी हैं, और साथ में करण शिवम हैं, और हीरो हैं, ये तीनों दोस्त हैं। प्रवीण हैं, और मऊ से नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा शिवाय कुणाल हैं, ये लीजिए, इनका भी था कि कोई हॉरर स्टोरी सुनाइए, तो आज हॉरर ही सुना दिया आपको। सलमान अंसारी हैं, इन्होंने भी कुछ स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा प्रांजल यादव हैं, और इंडियन मुजाहिदीन की कहानी सुनना चाहते हैं। शायद मैंने सुनाई, नहीं सुनाई तो ज़रूर सुनाऊंगा। सोनू दास हैं, और ये सुपर 30 आनंद सर, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। तो ज़रूर हर एक की बारी आएगी। आज कहानी में लेकिन इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।